पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चू फैंग उस मंकी के पास चला गया था उसको घोस्ट टावर के अंदर से बाहर निकालने के लिए, और काफी मेहनत के बाद वो उसको वहां से बाहर भी निकाल लेता है। इसके बाद वो लोग जा चुके थे जीशी से मुकाबला करने के लिए। तो जब यहाँ पर जीशी उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो मंकी ने अपनी पावर को यूज करना शुरू कर दिया था, और मंकी की पावर के सामने तो वो जीशी बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। इस वजह से वो जो स्पिरिट गेट था वो बच जाता है। जीशी और उसके साथियों को वहां से भागना पड़ा था, जिसके बाद चू फैंग मंकी से कहने लग जाता है कि हमें सूर्य और सुमिंग को बचाना होगा। तो मंकी वहां पर जा चुका था जहां पर सूर्य और सुमिंग होते हैं, और वो उनको भी अपनी पावर का यूज करते हुए ठीक करने की कोशिश करता है। मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन फिर भी वो ये काम कर चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम बाजार का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल थी। चू फैंग और जेलिंग भी यहाँ पर होते हैं। तो चू फैंग जेलिंग को बता रहा था, जब मैं छोटा था ना तो फादर मुझे यहीं पर घुमाने लाया करते थे, ये बहुत जगह अच्छी है, मैं यहाँ पर अपना पूरा बचपन गुजारा है। तो जेलिंग कहती है कि मेरे ग्रैंडपा तो मुझे कहीं भी जाने नहीं देते थे ताकि किसी को भी मेरी वो जो डिवाइन बॉडी है उसके बारे में ना पता चल जाए। मैंने अपनी ज्यादातर टाइम जो है ना उसको अकेले ही गुजारा है, तो आज तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे हर तरफ घुमाओ और सारी जगह के बारे में बताओ। तो चू फैंग कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो यहाँ पर उसको पूरे बाजार में घुमाने लग जाता है, जो भी अच्छी चीज होती है वो वहाँ पर उसको लेकर जाता है। और जेलिंग को वो बहुत ज्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहा था ताकि जितना भी अभी परेशानी हुई है वो सारी परेशानी जेलिंग भुलाते हैं। वो लोग सारी चीजों को देखते हैं, पटाखे चलाते हैं और जितने भी अच्छे काम हो सकते थे वो लोग एक साथ करते हैं। जेलिंग को तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा था, वो बहुत ज्यादा खुश होती है और चू फैंग तो बस उसको ही देखा जा रहा था क्योंकि जेलिंग इतनी ज्यादा खुश, उसको बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही थी। इसके बाद ये दोनों लैंटर्न जलाने के लिए पहुंच जाते हैं और उसको समुद्र के अंदर बहा देते हैं। चू फैंग कहता है कि मेरे फादर ने कहा था कि अगर हम लैंटर्न को समुद्र में बहा देते हैं और कोई इच्छा मांगते हैं ना तो वो जरूर पूरी होती है। तो जेलिंग चू फैंग से कहती है कि तुमने कौन सी इच्छा मांगी। तो जिस पर चू फैंग कहता है मैंने ये इच्छा मांगी है कि मैं मार्शल गॉड बनूं और जितने भी मेरे करीबी लोग हैं ना मैं उन सभी को हमेशा प्रोटेक्ट करूं, उनके ऊपर कोई आंच ना आने दो। तो अब तुम बताओ कि तुमने कौन सी इच्छा मांगी है। तो जेलिंग कहती है कि अभी वो टाइम सही नहीं है, जब सही टाइम आएगा ना तो मैं तुम्हें अपनी इच्छा जरूर बताऊंगी। तो दोनों यहाँ पर जैसे ही खुश थे कि तभी वहाँ पर वो सारे बंदे आकर पहुंच जाते हैं जिनको हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में भी देखा था इनके ऊपर नजर रखते हुए। और ये दोनों असल में जेलिंग के ना फादर और मदर होता है। वो यहाँ पर आने के बाद चू फैंग से कहने लगे थे कि चू फैंग घटिया इंसान कहेंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई तू मेरी बेटी के साथ घूम रहा है, तू है कौन और आया कहाँ से। जेलिंग खुद यहाँ पर अपने पेरेंट्स को लेकर हैरान थे कि आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए, मैंने तो कभी नहीं सुना कि मेरे पेरेंट्स जिंदा है। वो अपने ग्रैंडपा से कहते हैं ग्रैंडपा ये लोग सच कह रहे हैं क्या, आपने तो हमेशा से यही कहा कि वो दोनों मर चुके हैं। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि माफ करना लेकिन मुझे वो झूठ कहना पड़ा, ये दोनों ही तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो भी बिल्कुल सगे वाले पेरेंट्स हैं। मजबूरी थी जिसमें मुझे ये बात छुपानी पड़ी। तो वहाँ पर एक दूसरा एल्डर भी होता है जो कि जी फैमिली का हेड था, वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर उस इमॉर्टल स्लेइंग पैलेस वालों को पता चल जाता है कि जेलिंग किसी बाहर के इंसान के साथ मौजूद है तो वो लोग क्या करते तुम सोच भी नहीं सकते। आखिर ये कहाँ से है इंसान आकर पहुंच गया जो जेलिंग के साथ इतना घूम रहा है। तो ये सुनकर जेलिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा उस फैमिली हेड के ऊपर स्वॉर्ड रखते हुए कहती कि तू है कौन और तू मेरे बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन उसके ग्रैंडपा को शांत करा देते, देखो ये तुम्हारी फैमिली के हेड है, तुम इसको कुछ भी नहीं कह सकती, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाओ उसको। जेलिंग के जो ग्रैंडफादर थे वो कहने लग जाते कि देखो जो तुम अब तक जान रही हो ना वो सब कुछ झूठ था। जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे अंदर से जो डिवाइन बॉडी की पावर है वो एक्टिवेट हुई थी, और इस वजह से पूरे की पूरी जो ईस्टर्न सी है ना उसके अंदर सबको पता चल गया था कि कोई तो कोई ऐसा इंसान जन्म लिया है जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पावर को होल्ड करता है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पैदा होने से बहुत ज्यादा खुश थे कि उनके घर में एक ऐसी बच्ची पैदा हुई है जिसके पास डिवाइन बॉडी है। उसके बाद तो उनकी फैमिली हमेशा से राज करेगी और उनकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर हमारी बच्ची डिवाइन बॉडी के साथ है तो बाहर जितने भी सेक्ट वाले ना वो भी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे, वो भी हमें रिस्पेक्ट देंगे, और उसके बाद जो हमें कोई भाव नहीं देता था इस ईस्टर्न सी के अंदर हमारा भी नाम रोशन होगा। लेकिन जेलिंग के ग्रैंडफादर को पता था कि ये जो डिवाइन बॉडी है ना ये कोई अच्छी बात नहीं हुई जेलिंग के लिए, बल्कि इसकी वजह से दुनिया में जितने भी लोग हैं जिसको भी पता चलेगा कि जेलिंग के पास डिवाइन बॉडी है वो उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ये ब्लेसिंग नहीं है जेलिंग के लिए बल्कि ये एक मुसीबत है। जिसके बाद वहाँ पर इस इजी फैमिली का जो हेड था वो आ जाता है और आकर कहने लग जाता है कि बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है क्योंकि इमॉर्टल स्लेइंग पैलेस वाले लोग जो है ना उनको जेलिंग के बारे में पता चला है। तो वहाँ के लॉर्ड ने अपने बेटे की शादी जेलिंग के साथ मंजूर करवा दी है। कुछ टाइम के बाद उन दोनों की ये शादी हो जाएगी। तो ये सुनकर जेलिंग के पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा खुश थे कि अरे वाह ये तो कमाल की बात हो गई कि इतने बड़े पैलेस के अंदर हमारी बच्ची जाएगी। पर जेलिंग के ग्रैंडपा कहते कि तुम लोग पागल तो नहीं हो गया ना, ये आज ही तो पैदा हुई है और आज ही तुम यहाँ पर कह रहे हो कि इसकी शादी अभी से तय करा दी गई है। लेकिन वो जो लॉर्ड था वो यहाँ पर सीधा सीधा जेलिंग के ग्रैंडपा को शांत करवा देते कि तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने बात कर दी है वो बात फाइनल है, आज नहीं हो रही शादी, आज से करीब 20 साल बाद जैसे ही जिसका जेलिंग का 20वां जन्मदिन आएगा ना उसी दिन आएंगे इमॉर्टल स्लेइंग पैलेस वाले और वो उसको ले जाएंगे। उन्होंने इस शादी को मंजूर करने के लिए एक हेवनली स्टेबलाइजिंग पिल दी है जो कि जेलिंग की डिवाइन बॉडी पावर को थोड़ा सा स्टेबल करेगी और इससे जेलिंग को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो अब आगे कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, मैंने ये बात पहले फाइनल कर दी है और ये बात अब बदलने
वाली नहीं है। जिलिंग हमारी फैमिली की किस्मत को बदलने वाली है। जब हम इमॉर्टल स्लिंग पैलेस वालों से रिश्तेदारी कर लेंगे तो फिर तो हमारा नाम पूरे के पूरे ईस्टर्न सी के अंदर रोशन हो जाएगा। लेकिन वो जो जिलिंग के ग्रैंडपा थे उनको अभी भी डाउट लग रहा था। वो पूरी किताब वगैरह छान मारते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि असल में वो जो पिल दिया था इमॉर्टल स्लिंग पैलेस वालों ने वो कैसी थी। तो देखने के बाद उनको पता चलता है कि वो कोई स्टेबलाइजिंग पिल नहीं थी बल्कि एक फॉरबिडन पिल थी जिसका इस्तेमाल करना बैन कर दिया गया था बहुत जमाने पहले। और इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जैसे ही एक बंदे को जो बच्चा हो उसको ये पिल दे दी जाए और अगर वो 20 साल का हो जाए ना तो 20वां साल जैसे पूरा होगा उस बच्चे की सारी पावर उसके शरीर के अंदर से निकल जाएगी और जिसकी वो पिल थी ओरिजिनल वाली उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी और वो बच्चा मर जाएगा। मतलब कि अगर वो जिसे पिल दी है ना इमॉर्टल स्लिंग पैलेस वालों ने जिलिंग को, जैसे ही 20 साल की हो जाएगी जिलिंग उसकी पावर निकलेगी और इमॉर्टल स्लिंग पैलेस वालों के पास जाएगी और उसी टाइम जिलिंग मर जाएगी। ना कोई शादी होगी, कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट वो मर ही जाएगी। तो यही बात जब यहाँ पर जिलिंग के ग्रैंडपा उसके पेरेंट्स को और फैमिली के लॉर्ड को बता रहे थे, उनको गुस्सा आ जाता है कि तुमको दिमाग नहीं है क्या, तुम कुछ भी बातें बक रहे हो। हमें इमॉर्टल स्लिंग पैलेस वालों के ऊपर पूरा भरोसा किया, उन्होंने अच्छी पिल दी है, तुम ही उनके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हो, उन्होंने गलत पिल दी। और इसी वजह से वो जो जिलिंग के ग्रैंडपा है ना उसको उसकी फैमिली से दूर लेकर चले गए थे ताकि उसको कभी कोई खतरा ना हो। लेकिन आज फाइनली उसके पेरेंट्स ने उसको यहाँ पर ढूंढ लिया और अब वो यहाँ पर जिलिंग को उसी इमॉर्टल स्लिंग पैलेस वालों के हवाले करने के लिए आए हुए हैं। ग्रैंडपा बहुत चिल्लाते हैं कि तुमने जिलिंग को बेच दिया उन इमॉर्टल स्लिंग पैलेस वालों के हाथों ताकि अपनी फैमिली की रेपुटेशन बढ़ा सके, तुम लोग इतने एक नंबर के घटिया लोग हो। तो फैमिली लॉर्ड तो यहाँ पर उस ग्रैंडपा को मारना शुरू कर दिया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू बहुत ज्यादा बोलने लग गया। तो ये सुनकर चूफेंग को भी गुस्सा आ चुका था। वो कहता है कि बुढ़ऊ तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई जो जिलिंग के ग्रैंडपा को तू मेरे सामने आग उठाकर देख रहा है, उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये सुनकर फैमिली लॉर्ड तो अब चूफेंग के ऊपर भी अटैक करने लग गया था। वो उसके ऊपर बहुत ब्रूटल अटैक देकर मारता है जिस वजह से चूफेंग जमीन के अंदर धंसने लग गया था। उस फैमिली लॉर्ड के पास तो पावर काफी ज्यादा थी लेकिन चूफेंग इतनी आसानी से थोड़ी ना हार मानेगा। वो वापस अपनी पावर को यूज करता है लेकिन कोई उसे कहने लग जाती है कि ये जो फैमिली लॉर्ड है ना ये आराम से मार्शल लॉर्ड रेल्म के ऊपर है, जिसने तुम्हारे पास अभी पावर नहीं है, इसको हराना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा या फिर समझ लो नामुमकिन होगा। तो तुम इससे अभी पंगा मत लो, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। लेकिन चूफेंग को उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि जब अगर जिलिंग जाना चाहती है तुम लोगों के साथ तो ठीक है, मैं उसको नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहती है ना तो आज दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना सामने आ जाए वो कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे पास ही रहेगी। तो ये सुनकर तो फैमिली लॉर्ड यहाँ पर चूफेंग के ऊपर और ज्यादा अटैक करने लग गया था। वो उसकी हालत खराब करने की कोशिश करता है। जिलिंग के ग्रैंडपा और उसकी माँ जो थी वो कहने लग जाते हैं फैमिली लॉर्ड से कि देखो चूफेंग से गलती हो गई, उसका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको मारकर कोई मतलब नहीं, उसको जाने दो। लेकिन फैमिली लॉर्ड तो यहाँ पर रुकता ही नहीं है, वो चूफेंग को मारने की कोशिश कर रहा था। तो ये देखकर जिलिंग को चूफेंग के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लग जाते हैं कि किस तरह से चूफेंग ने उसको बचाने के लिए अपनी कई बार जान खतरे में डाली और आज यहाँ पर चूफेंग को खतरे में देखकर जिलिंग से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए वो चूफेंग को बचाने के लिए अपने फैमिली लॉर्ड से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन चूफेंग को तुम छोड़ दो, उसको एक खरोच तक आनी नहीं चाहिए। चूफेंग जिलिंग से कहते हैं कि जिलिंग पागल हो गई हो क्या, तुम मेरे लिए ये काम क्यों कर रहे हो? देखो मुझे पता है कि तुम उसके साथ नहीं जाना चाहते, फिर भी तुमने मुझे बचाने के लिए ये क्यों किया? तो जिलिंग कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ तुम्हें छोड़कर, ना ही मैं तुम्हारे बगैर रहना चाहती हूँ, पर अगर मेरे यहाँ से रहने से तुम्हें कुछ हो जाता है ना तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो यहाँ पर खूब रोती है, चूफेंग को गले लगाकर उससे कहना चाहती है कि चूफेंग अपना हमेशा ख्याल रखना। और तुमने पूछा था ना कि मैंने लैंटन को समुद्र में बहा कर कौन सी विश मांगी थी, यही विश मांगी थी कि तुम्हारे ऊपर जिंदगी में कभी कोई आंच ना आए, यही मेरी विश थी। ये सुनकर चूफेंग की आंखें नम हो जाती है, वो खूब रोता है, दोनों यहाँ पर बहुत रोते हैं। जिलिंग जा तो रही थी लेकिन चूफेंग से कहती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस दिन मेरी शादी होगी ना उससे पहले तुम मुझे बचाने के लिए आ जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर किसी और के साथ नहीं रह सकती, तो तुम्हें मुझे बचाने के लिए आना होगा, वरना मैं वो शादी रोकने के लिए किसी भी हद तक के जा सकती हूँ। वो साफ साफ तो नहीं कहती लेकिन उसके कहने का यही मतलब था कि अगर शादी होने से पहले चूफेंग नहीं आया ना तो वो खुद की जान दे देगी और चूफेंग के अलावा किसी और के साथ वो नहीं रहने वाली। वो रोते हुए वहां से चली जाती है और कह देगी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आना जरूर। बहुत ज्यादा इमोशनल सीन था जो किसी को भी इमोशनल कर दे। और इसके बाद वो जिलिंग के फैमिली वाले उसको वहां से ले जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए और चूफेंग बस वहां पर खड़ा देखता ही रह जाता है। उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि अभी तो हम दोनों यहाँ पर कितने ज्यादा खुश थे, अभी तो यहाँ पर हम दोनों टाइम स्पेंड कर रहे थे, एक पल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, सबका सब कुछ बदल गया बस कुछ ही पलों के अंदर। अपनी इयररिंग चूफेंग को जिलिंग ने देकर गई थी कि ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि तुम्हें मेरे पास आना है। तो चूफेंग यही देखकर कहने लग जाता है कि इमॉर्टल स्लिंग पैलेस वालों देख लेना, मैं तुम लोगों को ना इस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। चूफेंग जिलिंग को बचाने के लिए क्वीन से कहने लग जाता है कि क्वीन तुमने कहा था ना कि ये लोग मार्शल लॉर्ड रेल्म पे हैं, तो इन सब को हराने के लिए, इमॉर्टल स्लिंग पैलेस वालों को हराने के लिए मुझे कितने लेवल की कल्टीवेशन चाहिए, मुझे कौन
रैम पे होना चाहिए ताकि उसके बाद में पूरे के पूरे इमॉर्टल्स लिंक पैलेस को ही डिस्ट्रॉय कर दूं। बस मुझे तुम वो रैम बताओ, मैं दुनिया का कोई भी खतरनाक स्टेप क्यों ना उठाना हो, मैं वो रैम ब्रेक थ्रू करके रहूंगा, वो भी जल्द से जल्द। तो क्वीन कहने लग जाती है कि मार्शल लॉर्ड रैम से नीचे अगर होकर तुम जाओगे ज़ेलिन को बचाने के लिए, तो उसको बचाने के बजाय तुम अपनी जान गंवा दोगे। इसलिए तुम मार्शल लॉर्ड रैम ब्रेक थ्रू करो, और अगर उससे आगे चले जाते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि उसके नीचे वहाँ ज़ेलिन को बचाने के लिए जाना मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन अगर चूफेंग को भी मार्शल लॉर्ड रैम के ऊपर जाना है तो कम से कम उसको 2 रैम ब्रेक थ्रू करना होगा, क्योंकि अभी वो हेवन मार्शल रैम के ऊपर ही है, इसने इसको भी ब्रेक थ्रू नहीं किया। इसके बाद आएगा मार्शल लॉर्ड रैम। तो चूफेंग सारा ध्यान हटाकर वहीं पर अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता था, कम से कम अभी एक रैम तो वो अपना कंप्लीट कर सके, उसके बाद वो अगले रैम के ऊपर जाएगा। जैसे चूफेंग कल्टीवेशन कर रहा था, वो इतना ज्यादा गुस्से में कल्टीवेशन कर रहा था, उसका हिसाब नहीं था, उसके अंदर से पावर ऐसी बाहर निकल रही थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं होता। और उसने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो मैस्टिक मार्शल रैम के 9th स्टेज पे पहुंच जाता है, यानी कि अभी भी यहाँ हेवन मार्शल रैम जो है ना, उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए एक और लेवल लगेगा, और उसको यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद वो पहुंचेगा मार्शल लॉर्ड रैम के ऊपर। और ये करना एक दिन का काम तो नहीं है, चाहे दिन रात भी मेहनत क्यों ना कर ले, कम से कम साल भर से ज्यादा तो चूफेंग को लगेगा ही। लेकिन ये अच्छी बात थी कि ज़ेलिन की अभी एज 18 साल की है, उसके पास 2 साल का टाइम है, तो 2 साल के अंदर चूफेंग को ये कल्टीवेशन कंप्लीट करनी होगी। तो वो मास्टर जो थे वहाँ पर चूफेंग से कहने लग जाते कि तुमने अपने मैस्टिक मार्शल रैम की पीक को अचीव कर लिया है ना, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक इनहेरिटेंस है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो वो यहाँ पर एक अज़ूर ड्रैगन मूवमेंट आर्ट चूफेंग को दे देते हैं और कहते हैं कि ये मैंने कब से तुम्हारे लिए बचा कर रखा था, कि जब तुम अपने मैस्टिक मार्शल रैम की पीक पर पहुंचोगे ना, उसके बाद मैं ये तुम्हें दूंगा। और आज तुमने ये काम कर दिया। ये जो टेक्निक है इसको क्रिएट किया था मार्शल एम्पायर ने बहुत टाइम पहले, और ये उनकी सबसे खास टेक्निक थी। वो इस अज़ूर ड्रैगन को अपने पेट की तरह इस्तेमाल करते थे, और यही अज़ूर ड्रैगन मैंने अभी तुम्हें दिया है। मास्टर कहना चाहते कि तुम्हें पहले इस अज़ूर ड्रैगन को अपने कंट्रोल में लेना होगा। अगर वो यहाँ पर तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है, तुम्हें अपने मास्टर चुन लेता है, तो उसके बाद जो तुम्हारी स्पीड होगी ना, किसी भी अटैक को करने की, किसी भी स्पीड से भागने की, या कुछ भी पावरफुल चीज इस्तेमाल करने की, वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि किसी मार्शल लॉर्ड रैम के बंदे के बराबर तुम हो जाओगे, और उसको भी थोड़ी बहुत टक्कर दे पाओगे तुम। तो अज़ूर ड्रैगन जो था वो चूफेंग से कहना चाहता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी 9 कलर लाइटनिंग पावर मौजूद है, तुम्हें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट करता हूँ। तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हें अपना मास्टर बनाऊं, तो आज से तुम मेरे मास्टर हो। तो अब चूफेंग के पास अज़ूर ड्रैगन आ चुका था, और उसके साथ वो निकल जाता है सफर पर। और अज़ूर ड्रैगन की वजह से वो सिर्फ आधे घंटे के अंदर इतना लंबा सफर तय करता है ना, जिस सफर को तय करने में करीब पहले उसको 1 महीने लग जाते हैं। इतनी ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ चुकी थी। तो अब इसी स्पीड को लेकर चूफेंग आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करने लगता है, जिस वजह से वो बहुत जल्दी एक ऐसे गांव के अंदर आ चुका था जो कि काफी मिस्टीरियस लग रहा था। और यहाँ पर आने के बाद चूफेंग को खाली लाश ही लाश नजर आती है। चूफेंग देखकर हैरान कि ये कैसा गाँव है, यहाँ पर पहले तो मैं नहीं आया, और अगर जो भी यहाँ पर गाँव है, लेकिन यहाँ पर सबकी लाश क्यों पड़ी हुई, सारे लोगों को हो क्या गया। तो एक बंदा हल्की हल्की सांसें ले रहा था, वो कहने लग जाता है चूफेंग से कि चूफेंग, ये ना जी डायनेस्टी वाले लोगों का काम है, उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया और हम सबकी जान ले ली। इतना कहते कहते वो यहाँ पर मर जाता है। चूफेंग हैरान कि जी डायनेस्टी वाले वो लोग यहाँ पर क्यों आए। दूसरी तरफ प्रिंस को देखते हैं जो अपने फादर के साथ बातें कर रहा था। उसका फादर उससे कहता है कि प्रिंस, हमें उस ड्रैगन आर्मर टेक्निक के बारे में पता है। तो प्रिंस कहता है कि हाँ मुझे पता है, जिसके पास एम्परर ब्लड लाइन होती है ना, उसको एक बहुत डेंजरस फॉर्मेशन के अंदर जाना पड़ता है, और वहां जाने के बाद उसको फॉर्मेशन का प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। इसके बाद ही उस इंसान के अंदर वो ड्रैगन आर्मर टेक्निक आती है जो किसी भी चीज से उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। तो उसका फादर उससे कहता है कि हमारी फैमिली के अंदर जो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट एम्परर ब्लड लाइन है ना, वो तुम्हारी है, और अभी तुम देख ही रहे हो कि हमारी फैमिली की सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब है। तो मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है तुम्हें वो फॉर्मेशन के अंदर भेजने का, ताकि तुम ड्रैगन आर्मर टेक्निक को सीख सको। क्योंकि इससे पहले भी प्रिंस ने यहाँ पर इस चीज को ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अभी तक नहीं कर पाया था, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि या तो करना है या फिर मुसीबत बहुत बढ़ेगी। तो इस वजह से प्रिंस हिम्मत बांधता है और वापस से चला जाता है उसी फॉर्मेशन के अंदर, और फॉर्मेशन की पावर को वो हैंडल करने लग गया था। वो फॉर्मेशन उसके ऊपर प्रेशर गिराना शुरू करता है, और यहाँ पर उस प्रिंस को पूरी ताकत लगाते हुए उस प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन जब तक यहाँ पर ये लोग ये कर रहे थे कि तभी तक के उस महल के ऊपर जहाँ पर प्रिंस रहता है उसके ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर दुश्मनों का आना हो चुका था, और वो लोग महल के ऊपर अटैक करना शुरू भी कर चुके थे, जो देखकर यहाँ पर प्रिंस के फादर को भी टेंशन हो जाती है। प्रिंस के फादर अपनी पूरी आर्मी को लेते हैं, और उनको लेकर वो बाहर निकल कर आ चुके थे ताकि दुश्मनों का मुकाबला किया जा सके। सारे के सारे प्रिंस के महल वाले यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे। वो दुश्मनों से कहना चाहते कि हम यहाँ पर कई 100 सालों से रह रहे हैं और आज तक हमारे बीच में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, तो आखिर अब यहाँ पर तुम लोग झगड़ा करने के बारे में क्यों सोच रहे हो? हम शांति से नहीं रह सकते क्या? हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और शांति से रहना चाहिए। लेकिन वो जो चुड़ैल थे जो यहाँ पर
अटैक करने के लिए आई हुई थी वो कहने लग जाते हैं कि हम तो शांति के ऊपर विश्वास ही नहीं रखते, हमारा विश्वास शांति के ऊपर से खत्म हो गया, अब तो हम यहाँ पर कब्जा करने पे उतर आए हैं, इसलिए हम तुम्हारे महल के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। तो बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ पर हमारे सामने सरेंडर कर दो, किस्मत अच्छी हुई तो हम लोग तुम लोगों को जिंदा छोड़ देंगे, बस तुम्हारे महल के ऊपर, तुम्हारे इस जियांग डायनेस्टी के ऊपर कब्जा करेंगे, नहीं तो एक एक को मार दिया जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे मरने से। तो यहाँ पर उस प्रिंस के फादर का कहना होता है कि बाकी के 2 डायनेस्टी वाले भी तुम्हारे सामने सरेंडर किए थे, लेकिन तुमने क्या किया, सरेंडर करने के बाद भी तुमने उन सभी को मार डाला। तो तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? कभी भी नहीं, हम लोग मरेंगे चलेगा लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये सुनकर वो चुड़ैल काफी ज्यादा भड़क जाती है, वो कहती है कि ठीक है, मरना ही चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार हूँ। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गई थी और उसके बाद वो सीधा अटैक देकर मार देती है उसी जियांग डायनेस्टी के ऊपर, यानी कि प्रिंस के फादर के ऊपर, और उसके महल को पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए दोनों तरफ से अब यहाँ पर बैटल शुरू हो चुका था। उन्होंने अपना प्रोटेक्शन बैरियर बनाया था ताकि वो उस अटैक को रोक सके, लेकिन फिर भी बैरियर कुछ खास काम करता हुआ नजर नहीं आता और बैरियर एक पल में टूट जाता है। मतलब कि अब यहाँ पर जियांग डायनेस्टी का खात्मा हो जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता, जिससे इनको दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।